वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम हिंदी का विस्तृत परिचय, ऐतिहासिक दृष्टि से उसका क्या वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे। कौन सी भाषा कौन से प्राकृत से निकली है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हिंदी भारत की मातृभाषा है और आज खड़ी बोली के रूप में जो हिंदी हमें दिखाई देती है, वो खड़ी बोली पहले जो है इसके स्थान पर ब्रज भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में थी और अब खड़ी बोली ये भी एक दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली बोली है और पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, उपभाषा है। तो किस तरह से इनका उद्गम हुआ, कहाँ से हुआ, हम इस बात की अभी चर्चा करेंगे। बाद में हम डिटेल में एक एक को लेंगे और एक एक भाषा के डिटेल में जाएंगे। तो आज हम ये थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि हिंदी प्रदेश में ऐतिहासिक दृष्टि से 5 प्राकृत हुई हैं। ऐसे तो 2 और प्राकृत हुई हैं जो इसमें मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमारे इस समय आपके जो कोर्स में है वो इतना ही है। तो हिंदी प्रदेश की जो 5 प्राकृतें हैं, वो उनका उद्गम कहाँ से हुआ है और कि कौन कौन सी भाषा उनसे निकली है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा का उद्गम हुआ है। दूसरी प्राकृत है मागधी। इससे बिहारी हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमिया का उद्गम हुआ है। तीसरी है अर्धमागधी। इससे पूर्वी हिंदी निकली है। और अगली है महाराष्ट्री। इससे मराठी भाषा निकली है। और इससे अलावा है खस। इससे जो है पहाड़ी हिंदी निकली है। अभी पैशाची और ब्राचड़ का हमने जिक्र नहीं किया है। ये पैशाची से दक्षिण भारतीय भाषाएं निकली हैं और ब्राचड़ से लहंदा और पंजाबी निकली है, सिंधी निकली है। तो इस तरह से पहले जो प्राकृत चलती थी उनसे ही हमारी हिंदी की विभिन्न भाषाएं निकली हैं। फिर इन भाषाओं की बोलियाँ उपभाषाएं हैं और इन उपभाषाओं से बोलियाँ निकली हैं, बोलियों से भी बोलियाँ निकली हैं। अतः जगह जगह पर जहाँ जहाँ जाओ वहाँ अलग अलग भाषा, अलग बोली जाती है। दूसरे पहाड़ी हिंदी को छोड़कर किसी न किसी बोली से सभी का साहित्य प्राप्त होता है। राजस्थानी की मारवाड़ी और जयपुरी बोली में, पूर्वी हिंदी की अवधी में, बिहारी हिंदी की मैथिली में साहित्य की परंपरा मिलती है। परंपरा सभी साहित्यों को की विच्छिन्न हो जाती है किंतु चलती रहती है। हिंदी क्योंकि उन सबका साहित्य हिंदी साहित्य ही है। मध्य देश की कोई भी बोली ऊपर उठकर जब भाषा की पदवी प्राप्त कर लेती है तो वह हिंदी कहलाती है। भारत में पहले राजस्थानी पिंगल भाषा को मान्यता मिली, फिर ब्रज भाषा को, अब कौरवी जो खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। एक समय था जब वीर काव्य की परंपरा चल रही थी तो अवधि की संभावना बन गई थी, परंतु जब सूफी काव्य परंपरा कोई साहित्यकार जैसी नहीं आया तो उसके बाद अवधि का साहित्य लोक साहित्य बनकर रह गया। ब्रज भाषा लगभग 300 वर्षों तक मध्य देश की भाषा रही। उस काल में खड़ी बोली अस्तित्व में थी। संत कवियों की वाणी, उससे पूर्व अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, चुटकुले में इसका प्रयोग मिलता है और तब ये
बोली मात्र थी और दक्षिणी हिंदी के नाम से जानी जाती थी, किंतु वर्तमान युग में इसके समान इसको व्यापकता मिली और इसके समान व्यापकता किसी और को प्राप्त नहीं है। ये समय का फेरबदल ही है कि उस समय की भाषा बोली बनकर रह गई और उस समय की बोली जो आज राष्ट्रभाषा के पद पर आरूढ़ हो गई। जो भाषा के इतिहास को खड़ी बोली के भाषा पर पद पर आरूढ़ करने से आरंभ करना चाहते हैं, वो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं। इससे पहले डिंगल भी हिंदी की ही भाषा थी और ब्रजभाषा भी हिंदी ही थी और खड़ी बोली भी हिंदी ही है। कल खड़ी बोली कराहास्त्र होते ही मध्य देश की कोई और बोली उठकर भाषा की पदवी ग्रहण करेगी, तब भी वह हिंदी ही होगी। हिंदी भाषा के प्रमुख 5 वर्ग हैं और ये 5 वर्ग विभिन्न प्राकृतों से निकले हैं। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र पश्चिमी पंजाब राजस्थान की सीमा से लेकर पूर्व में अवधी बघेली की सीमा तक, उत्तर में पहाड़ी सीमा को लेकर दक्षिण में मराठी की सीमा तक चला जाता है। इस क्षेत्र में हरियाणवी नामक कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये 5 बोलियां बोली जाती हैं। इस क्षेत्र के बाहर दक्षिण में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद के आसपास जो हिंदी प्रायः मुसलमानों के घर में बोली जाती है, उसका संबंध भी इसी से है। इस बोली को दक्षिणी भी कहा जाता है। इसकी 6 बोलियां हैं, 5 वर्गों में बांटा गया है। हरियाणी, कौरवी, दक्षिणी आकार बहुला, शेष 3 ओकार बहुला बोलियां हैं। इसमें प्रथम वर्ग की बोलियों में पंजाबी प्रभाव में अधिक है। इसमें कौरवी या खड़ी बोली प्रधान है। हरियाणवी और दक्षिणी को कौरवी की उपबोलियां माना जा सकता है। दूसरे उपवर्ग में ब्रजभाषा प्रमुख है। स्थानीय भावुकता में पढ़कर भाषा की वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो स्वीकार करना पड़ेगा कि बुंदेली, कन्नौजी ब्रजभाषा की उपबोलियां हैं। हरियाणवी में पंजाबी के तत्व, दक्षिणी में तेलुगु मराठी के तत्व, कन्नौजी और बुंदेली में पूर्वी हिंदी का प्रभाव आ जाता है, किंतु जो थोड़ा बहुत भेद आ गया है वही इसकी उपबोलियां माना जाता है। इसे सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। पश्चिमी हिंदी में उच्चारणगत खड़ापन है, ताल में थोड़ा सा आरोह मिलता है और ये अतिबद्ध है। ए ओ औ मूल स्वर हैं, संयुक्त हैं। इसकी हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। तो राजस्थानी भी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी भी हिंदी है और मराठी भी हिंदी से ही संबंध रखती है। इस तरह से यदि कोई इनको अलग अलग करके देखना चाहता है तो उसकी ये गलती है। इसी तरह से पूर्वी हिंदी का क्षेत्र भी प्राचीन काल में उत्तर कोशल और दक्षिण में दक्षिण कोशल माना जाता है। अवधी ये अवधी छत्तीसगढ़ी इन 2 खंडों के बीच शताब्दियों से बगैर राजपूतों का राज्य रहा है और बैगर खंड राजपूतों की राज्य इकाई होने के कारण उसकी बोली बघेलखंड और बरपेरी भी इसे कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर बघेली अवधी की ही एक बोली है। विद्वानों ने भोजपुरी और हिंदी की बोली माना है। पूर्वी हिंदी की समस्त बोलियां अवधी में प्रधान हैं। जायसी, उस्मान, जान, नूर मोहम्मद आदि सूफी कवियों की परंपरा ठेठ अवधी रही है। तुलसी का रामचरितमानस, लाल नेचू, मानदास का बाबा रामकरण दास, महाराज रघुराज सिंह का काव्य में अवधेय में ही मिलता है। पूर्वी हिंदी कानपुर से मिर्ज़ापुर तक लगभग 150 मील, लखीमपुर खीरी नेपाल की सीमा, दुर्ग व सतल तक 550 मील के क्षेत्र में बोली जाती है और इसे बोलने वालों की संख्या भोजपुरी को छोड़कर 3.25 करोड़ है। सामान्यतः उपवर्ग की बोलियों में जितना घनिष्ठ संबंध है उतना किसी और उपवर्ग की बोलियों में नहीं है। इस तरह से ही
अगली बोली जो है वो है, फिर हम इनका विस्तृत परिचय भी देंगे। तो इस तरह से हमने बताया कि जो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी है वो किस तरह से निकले। इसी तरह से हम बिहारी हिंदी को लेते हैं। बिहारी हिंदी बिहार के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। इसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी का आधिक्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बिहारी बोलने वालों के कतिपय विद्वानों को संकोच करता है। वैसे बिहारी की सभी बोलियों में परस्पर वैषम्य है। भोजपुरी का निकट संबंध अवधी की साहित्यिक परंपरा मैथिली की भी रही है। अंग्रेजी राज्य के आरंभ में कुछ काल तक बिहार बंगाल से जुड़ा हुआ था। तब तक भाषाविद अंग्रेजों ने कह दिया कि बिहारी का संबंध बंगाल से है, परंतु बिहार का सांस्कृतिक और शैक्षणिक साहित्यिक संबंध उत्तर प्रदेश से अब भी है। बिहार का संबंध पूर्वी हिंदी के अधिक घनिष्ठ है। बिहारी का आकार बहुला है, जैसे कि घोड़ को घोड़ा देखते आदि विशेष पक्षियों को छोड़कर आ का उच्चारण होता है। इसी तरह से पहाड़ी हिंदी, जॉर्ज गिरियासन ने इसे मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी गढ़वाली बोलियां आती हैं। गढ़वाल से मूलतः कुमायूं, किरात आदि अनार्य जातियां बसी थीं। बाद में इन पर तिब्बत चीनी भाषा परिवारों का प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ता गया। प्राचीन काल से ही इस भाषा पर वैदिक संस्कृति को लेकर केंद्र स्थापित होने लगे थे। यहाँ की वन्य बोलियाँ तपोभूमियाँ बन गईं। तीर्थ देश वनस्थलियाँ तपोभूमियाँ बन गईं। तीर्थ देश होने के कारण आमभील भारतीय भाषाओं का समागम भी यत्र तत्र होने लगा। बाद में खस जातियाँ का आधिपत्य यहाँ पर रहा। आज भी खसिया लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत है और कुमायूनी बोली खरपसिया बोली मानी जाती है। मध्यकाल में राजपूतों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसे ठाकुरों के व्यापक प्रभाव के कारण अनार्य तत्व क्षीण होने लगे। अब उपवर्ग की बोलियों में हिंदी के रूप में ढल गई। राजस्थानी से इसका घनिष्ठ संबंध है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होने के कारण हिंदी का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। पहाड़ी हिंदी की कोई भी साहित्यिक परंपरा नहीं है। इसे उपभाषा कहने में संकोच होता है, किंतु ये हिंदी का एक विशिष्ट उपवर्ग है। इस उपवर्ग की हिंदी में सामुदायिक स्वरों की अधिकांशता है। शेष ध्वनियाँ राजस्थानी से मिलती जुलती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से ये वर्गीकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो थैंक यू स्टूडेंट। आगे इनको डिटेल में हम बाद में करेंगे, एक एक को लेंगे। जैसे पश्चिमी हिंदी को लेंगे, फिर पूर्वी हिंदी को लेंगे, फिर बिहारी हिंदी को लेंगे और इसके डिटेल में हर भाषा को समझाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।